गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट, कल की जो हमारी क्लास थी प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की थी, जिसमें हम आपको प्लानिंग के बारे में पूरी तरह से बता दिए थे कि प्लानिंग हमारी कैसे होती है, हम प्लान के तहत क्या क्या करते हैं, प्लान के कितने चरण होते हैं। ठीक ना? आज हम क्या देखेंगे? जो हमारे 3 प्रोसेस और बचे थे, संगठन बचा था, नियंत्रण बचा था, मूल्यांकन बचा था। आज उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। उसको जब कंप्लीट कर लेंगे तब हमारा जाके पूरी तरह से एक चैप्टर कंप्लीट होगा और इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे कल उसको हम कर लेंगे। इस तरह से करने के बाद हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था मैनेजमेंट का और ये जो हमारा चैप्टर है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट का, ये दोनों पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। समझ रहे हो ना? आज का भी जो तीनों हमारा प्रोसेस है, इससे हमेशा बार बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। समझ रहे हो ना? तो आइए हम देखते हैं कि पहला हमारा प्रोसेस प्लानिंग था और दूसरा प्रोसेस क्या है। तो दूसरा प्रोसेस हमारा क्या है? संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। ये कौन सा प्रोसेस है हमारा? दूसरा है, सेकंड है ना? कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो ये समझिए कि संगठन होता क्या है। संगठन कहते किसे हैं? कल भी जैसा कि हम आपको बताए थे कि क्या होता है संगठन, जब कभी भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर, ठीक ना, कभी भी ये समझिएगा कि कहाँ व्यक्ति एक नहीं है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर साथ साथ काम करते हैं, अपने कार्यों का विभाजन करते हैं। समझ रहे हो ना? और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। आई बात समझ में? जब हमारा जो गृहिणी होती है कार्य नहीं कर पाती है अकेले, तो वह क्या करती है? घर के सारे सदस्यों का सहयोग लेती है और जब सहयोग लेकर कार्यों को का विभाजन करके कामों को सुचारू ढंग से चलाती है, वही क्या होता है? वही संगठन है। आपने आज उसमें कमेंट में हम देखे कि पूछे हो कि मैम ये प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट 3 होता है कि 4 होता है? तो ये समझ लीजिए कि अगर हम बात करें मूलभूत प्रोसेस की, जो मुख्य प्रोसेस है वो 3 होता है। कौन कौन सा? आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ठीक ना? जब हमारा कार्य अगर सही ढंग से नहीं हो पाता है तो उसमें हम क्या करते हैं? इसको इंक्लूड कर देते हैं। अब ये समझो कि ये क्यों 3 चरण कह रही है मैम? 3 चरण इसलिए है कि कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हर काम में संगठन हो। समझ रहे हो ना? गृहिणी एक अकेले भी रहती है और अपना मैनेजमेंट करती है। जब अकेले रहकर वह अपना मैनेजमेंट कर रही है तब तो वह 3 ही प्रक्रिया से कर रही है ना, 3 ही प्रक्रिया से गुजर रही है। तो इसीलिए मुख्य हमारी 3 प्रक्रियाएं होती हैं। जब बड़े स्तर पर काम करते हैं और जहाँ पे सहयोग लेते हैं, वो जाके वहाँ पे क्या हो जाता है? ये भी हमारा इंक्लूड हो जाता है। तो 4 प्रोसेस हो जाता है। अब क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट नहीं होगा? आगे भी इस तरह से क्वेश्चन भी पूछता है कि मुख्य प्रक्रिया आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। और वनली प्रक्रिया की जब बात करता है तो हमारा क्या हो जाएगा? ये चारों प्रक्रियाएं शामिल हो जाएंगी। आई बात समझ में? संगठन समझ में आ रहा है? देखिए संगठन में क्या होता है, एक वर्क टीम वर्क काम करता है। ये पूरी टीम क्या करती है? मिलकर वर्क कर रही है। इसी टीम वर्क को ही हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। यहां से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा कि संगठन की क्या विशेषताएं होती हैं। समझ रहे हो ना? तो पहली संगठन की विशेषता क्या है कि संगठन वह प्रणाली होती है, संगठन वह सिस्टम है जिसे निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रबंध द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक ना? एक मैनेजमेंट क्या करता है? अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए इसका क्या करता है? इस सिस्टम को अपनाकर अपने कार्य को सुचारू ढंग से करवाता है। आई बात समझ में? दूसरी विशेषता क्या है कि इस संगठन में श्रम का विभाजन होता है। घर में बहुत सारे सदस्य होते हैं, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है,
सबकी योग्यता अलग अलग होती है। जिसकी जैसी योग्यता होती है, जिसका जिस कार्य में रुचि होता है, उसी के हिसाब से हम कार्यों का डिवीजन कर देते हैं, बांट देते हैं। अब तब जाके हमारा कार्य जो होता है सिस्टमेटिक ढंग से संपन्न हो पाता है। समझ रहे हो ना? ये ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है, कार्य एवं अधिकारों और उत्तरदायित्वों की स्पष्ट व्याख्या होती है। जब लोगों को कार्यों को बांट दोगे तो वह कितना उस कार्य के प्रति कितना रिस्पॉन्सिबल है, यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कितना वह इस कार्य में सक्सेस हुआ, स्पष्ट हुआ, और कि उसको कितना आप अधिकार दिए थे और उसमें से वह कितना यूज किया, यह भी स्पष्ट हो जाता है। समझ रहे हो ना? तो ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखोगे विशेषताओं से बहुत सारे क्वेश्चन दिखेगा आपको, नेट वगैरह में तो बहुत ज्यादा दिखेगा। नेक्स्ट आपका है, इसमें कार्य ध्यान रखिएगा कि संगठन में जब भी कार्य होता है वहाँ एक लीडरशिप होती है, एक लोग देखते रहते हैं, एक लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि जो हम कार्य का डिवीजन किए हैं वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यही नेतृत्व के नाम से जाना जाता है कि संगठन का कार्य जो होता है हमेशा नेतृत्व के अंतर्गत होता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्या कह रहा है कि संगठन क्या है, सार्वभौमिक है, हर जगह देखने को मिलता है। जहां भी कभी बड़े स्तर पे काम देखोगे, जहां मैनेजमेंट की बात आएगी तो संगठन अपने आप आपको दिखेगा। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि यह सिर्फ हमारे ही परिवार में नहीं दिखता, ये हर जगह दिखता है। इसीलिए यह क्या है, यह संगठन सार्वभौमिक है। संगठन में प्रबंध अपनी क्रियाओं को निर्देशित करता है, समन्वित करता है और नियंत्रित करता है। क्या करता है प्रबंध? जब संगठन एक बनाता है, सदस्यों के बीच कार्यों का डिवीजन करता है, तो क्या करता है, उसको निर्देश देता है कि आपको यह काम ऐसे करना है, ठीक ना? उसको क्या करता है, समन्वित करता है। उसको क्या करता है, उसको समन्वित करता है और उसको कंट्रोल करता है कि नहीं, आप यह काम ऐसे नहीं करोगे। समझ पा रहे हो? तो यह तीनों बातें दिखाई देती हैं। विशेषता में क्या है कि जो उस चीज के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है वही उसकी विशेषता है। क्लियर हुआ? यहाँ पे किसी को कोई डाउट? आगे चले। नेक्स्ट है आपका, ये संगठन को पढ़ रहे हो, ठीक ना? और संगठन में देखोगे कि क्वेश्चन हमेशा दिखेगा आपको, ठीक ना? आप देखना इसमें पहला क्या दे रहा है कि अब आपका जो पॉइंट है ये क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि संगठन का उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य कह लो या लक्ष्य क्या होता है, या किस पर्पस से बनाया जाता है, क्या इसका लक्ष्य होता है। आखिर में कोई हमारा लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए ही संगठन का निर्माण कर रहे हैं ना। तो क्यों कर रहे हैं, पहले ही क्या बता रहा है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसका सहयोग ले रहे हैं, संगठन का सहयोग ले रहे हैं। क्योंकि अकेला एक आदमी मैनेजमेंट को अच्छी तरह से संभाल नहीं सकता है। समझ पा रहे हो ना? इसमें क्या होता है, अगर संगठन आपका ये लक्ष्य को हमारा प्राप्त करना है तो यह जो संगठन है बहुत कम टाइम में, कम श्रम में, हमारा श्रम भी कम लगता है, टाइम भी कम लगता है और धन भी कम लगता है। और काम क्या होता है, एक अच्छे ढंग से, सही ढंग से, सही समय पर संपादित हो जाता है, संपन्न हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें मितव्ययिता भी देखने को मिलती है। किसकी मितव्ययिता हो रही है, श्रम की भी हो रही है और आपकी ये श्रम की भी हो रही है और धन की भी हो रही है और शक्ति की भी, ये तीनों का की मितव्ययिता यहाँ देखने को मिल रही है। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है कि यह मानवीय और अमानवीय साधनों को प्राप्त करता है। यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास संसाधन है उसका यहाँ पे विकास होता है। अब मान लो कोई काम आप नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर क्या स्किल है। जब आप किसी काम को करोगे तभी तो पता चलेगा कि आप इस क्षेत्र में निपुण हो। तो जब संगठन की में कार्यों का डिवीजन किया जाता है, लोग अपने अपने कार्यों को बहुत अच्छे से निभाते हैं,
तो यह बहुत अच्छे ढंग से संपन्न होता है और पता चल जाता है कि यह नहीं, यह इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छे हैं। इसी चीज को यहाँ समझाया जा रहा है कि क्या हो जाता है, इसका विकास हो जाता है, हमारे स्किल का, हमारे मानवीय संसाधनों का विकास हो जाता है। कहाँ पे? संगठन में। आई बात समझ में? और क्या हो जाता है, हमारा जो सामाजिक जीवन है, जहाँ हमारी व्यवस्था अच्छे ढंग से संपन्न हो जाती है, अच्छे ढंग से हमारा कोई भी कार्यक्रम, कोई भी फंक्शन बहुत अच्छी तरह से हमारा कंफर्म हो जाता है कि बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो गया। देखो उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, उनका काम बहुत अच्छे ढंग से हुआ, तो क्या हो जाता है, हमें एक सामाजिक जीवन का स्तर हमारा क्या होता है, ऊपर उठ जाता है कि नहीं, इनका स्टेटस बहुत अच्छा था, इनके कार्य करने का तरीका बहुत अच्छा था। आई बात समझ में? क्लियर हो गया सारा पॉइंट? नेक्स्ट देखते हैं, संगठन का प्रमुख लक्षण। ठीक ना? प्रमुख लक्षण क्या है, क्या देखने को मिलता है इसमें? ठीक ना? वहां लक्ष्य था, यहाँ लक्षण है। अब देखो इसमें क्या क्या लक्षण होता है। पहले तो उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए इसका निर्धारण किया जाता है कि जो हमारा उद्देश्य हम बनाकर अपने मैनेजमेंट को कर रहे हैं वो प्राप्त हो जाए। इतने लोग मिलकर काम कर लेंगे तो हमारा काम क्या होगा, इजी वे में संपन्न हो जाएगा और हमारा सब काम व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो जाएगा। ठीक ना? तो पहला क्लियर हो गया। कार्यों का स्वस्थ सामूहिकरण। कार्यों का स्वस्थ सामूहिकरण का मतलब होता है कि जो हम कार्य को समूह में बांटते हैं, ठीक ना, हम क्या करते हैं, समूह में जब बांट देते हैं तो जो ग्रुपिंग फंक्शन करते हैं, लोग ग्रुप में मिलकर जो काम करते हैं वो बहुत सही ढंग से होता है। समझ रहे हो ना? क्या होता है, अगर जिस समूह में कोई काम हम दिए, मान लो किसी को किचन का हम काम दे दिए हैं कि आपको खाना बनाना है, मान लीजिए आपको सब्जी ही बनानी है, तो अगर उसको काम देना है तो आप किचन का ही दोगे कि किचन के ये भी आप काम कर लीजिए, बर्तन को लगा लीजिए, आप ये काम कर लीजिए, वो काम कर लीजिए। अगर किचन और बेडरूम में उसको दौड़ाओगे तो दोनों काम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये कार्य का सामूहिकरण नहीं हो पाता है। समझ रहे हो ना? यहीं पे बता रहा है कि हमेशा कार्यों को स्वस्थ रूप से, स्वस्थ का मतलब सही ढंग से, ठीक ना, ये आदमी तो है नहीं कि स्वस्थ रहेगा, यानी सही ढंग से। तो जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसके अगल बगल वाला ही काम एक्स्ट्रा आपको देना चाहिए, तभी हमारा कार्यों का स्वस्थ सामूहिकरण होगा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का स्पष्ट विवरण। अभी बताए हैं वही चीज यहाँ पर भी है कि जो ड्यूटी हम दे देते हैं कि आपको ये करना है, ये आपका उत्तरदायित्व होता है कि उस ड्यूटी को अच्छे से निभाइए। समझ रहे हो? तो संगठन में हमें ये भी देखने को मिलता है। आई बात समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट है आपका नियंत्रण का उचित क्षेत्र। अगर ये हमारा संगठन नहीं होता, समझ रहे हो ना, तो इस क्षेत्र में हम नियंत्रण नहीं कर पाते। समझ रहे हो ना? इस क्षेत्र में क्या हो जाता, हमारा कोई भी हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते, हम किसी भी चीज को हम ले ही नहीं पाते। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब संगठन का निर्माण करते हैं तो एक मॉनिटर होता है उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, किस टाइम में कितना काम संपन्न कर लेगा। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट है आपका कि मानव शक्ति का अधिकतम उपयोग। जो हमारा मानवीय संसाधन है ऑर्गेनाइजेशन में, यही तो सबसे ज्यादा यूज होता है। समझ रहे हो ना? हमारा श्रम देखा जाता है, हमारा हम कितने योग्य हैं, हमारी कितनी क्षमता है, हमारा कितना स्किल है, हमारा उस क्षेत्र में कितने माहिर हैं, हम कितने अच्छे ढंग से कर ले रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो संगठन में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। सबसे ज्यादा अगर मानवीय शक्ति का, मानवीय संसाधन का उपयोग होता है तो कहाँ होता है? संगठन में होता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट है संतुष्टि का विकास। ये समझो कि अगर हम सारे काम को अच्छे से कर लिए, अपनी ड्यूटी को निभा लिए, अपनी उत्तरदायित्वों को निभा लिए, तो हम क्या हो जाते हैं, हम भी संतुष्ट हो जाते हैं और जो करवा रहा है वो भी संतुष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पूरी तरह से संतुष्टि का विकास हो जाता है। क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट है आपका समन्वय। सब व्यक्तियों में कोऑर्डिनेशन रहता है।
सहयोग की भावना रहती है, एक दूसरे को समझते हैं कि इनका अगर मान लीजिए नहीं हो पा रहा है तो चलिए इनके भी साथ हम ये काम इनका कर दें, अगर हम उस योग्य हैं तो यहाँ समन्वय भी देखने को मिलता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट है क्रियान्वयन में सुविधा। बहुत बेहतरीन आपका ये पॉइंट है कि क्रियान्वयन में सुविधा संगठन के माध्यम से ही मिलती है। अगर हम अकेले किसी भी मैनेजमेंट को संभालें, किसी भी कार्यक्रम को संभालें तो क्रियान्वयन में असुविधा होती है, क्योंकि हम हर क्षेत्र में निपुण नहीं हो सकते। एक आदमी कभी भी हर क्षेत्र में निपुण नहीं हो सकता, एक ही क्षेत्र में वो स्पेशलिस्ट होता है। समझ रहे हो ना। तो क्या होता है, इसमें क्रियान्वयन में सुविधा हो जाती है, जो जिस योग्य होता है हम काम को बांट देते हैं, काम हमारा इजी वे में संपन्न हो जाता है। आई बात समझ में। एनी डाउट। उच्च मनोबल। अब ये समझ लो कि एकदम हाई मॉरल मेरा हो जाता है अगर हम अच्छे से काम को कर लिए, कोई अप्रिशिएट कर दिया आपको कि नहीं बहुत अच्छा आपकी, तो मेरा क्या हो जाता है, जो मनोबल होता है और बढ़ जाता है कि नहीं और भी हम आगे ऐसे ऐसे कामों में भाग लेंगे। आई बात समझ में। तो ये सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया। एनी डाउट, कोई भी डाउट हो तो कमेंट के थ्रू बताया करिए। जैसे आज अभी हम क्लियर कर दिए कि कहाँ हमारा 3 चरण होगा, कहाँ हमारा 4 चरण होगा, कौन सी 3 प्रक्रिया कहाँ पे होगा, कहाँ पे 4 प्रक्रिया होगी। आई बात समझ में। इसी तरह कोई भी डाउट रहे तो हमें कमेंट के थ्रू बता दिया करिए। एकदम आराम आराम से चीज़ों को पढ़ते रहिए, शब्दों पर जोर दीजिए कि एक एक शब्द से हमारे क्वेश्चन अब बन रहे हैं। कंपटीशन बहुत हार्ड होता जा रहा है, सिर्फ रट के पास नहीं हो पाओगे आप। समझ रहे हो ना। यही मेरा पर्पज है आपको पढ़ाने का कि आप रटो नहीं, समझने पर विश्वास रखो। समझ लोगे तो चीज़ें अपने आप आसान हो जाएंगी। आई बात समझ में। अब देखते हैं कि संगठन का महत्व क्या है। यह संगठन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे लिए अर्थात हमारे मैनेजमेंट के लिए यह संगठन कितना इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो ना। तो कहाँ से इम्पोर्टेंट है, पहले तो प्रबंधकीय कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। एक प्रशासनिक स्तर पे इस कैपेसिटी को करने, जब हम काम को करते हैं तो हमारी क्षमता में वृद्धि हो जाती है, हमारी क्षमता और बढ़ जाती है कि हम ये काम कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था लेकिन हमने काम ये किया तो अपनी शक्ति का अंदाजा हमको खुद मिल गया, तो क्या हो गया, हमारे प्रशासकीय कार्य क्षमता में वृद्धि हो गई। क्लियर है। विभिन्न क्रियाओं का आनुपातिक एवं संतुलित महत्व। इससे क्या हो जाता है, हमें एक लिमिट में ही काम मिलता है कि आपको यही करना है। तो ये क्या हो गया, उस काम को जब हम करते हैं तो एक अनुपात में करते हैं, एक उससे क्या हो जाता है, जो हमारा काम होता है वह संतुलित ढंग से होता है। अगर हमको छोड़ दिया जाए कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, तो हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और संगठन में ये चीज़ नहीं होती है। कार्यों का विभाजन जब होता है, जब टीम वर्क काम करती है तो जो जिस क्षेत्र में माहिर होता है उसी में उसको दिया जाता है काम। समझ रहे हो ना। तो ये भी हम देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार को रोकना। भ्रष्टाचार मतलब वहाँ पे करप्शन पे, उस करप्शन से मत जाइएगा। भ्रष्टाचार मतलब यहाँ पे है उथल पुथल होने से बच जाना। कार्यों का जब उथल पुथल हो जाता है, कोई खाया कोई नहीं खाया, कोई ये काम बिना देखे चला गया, कोई काम आधे अधूरा में छोड़ दिया, ये क्या हो जाता है, यही भ्रष्टाचार है। समझ रहे हो ना, यही भ्रष्टाचार है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एक टीम वर्क का काम करते हैं। टीम वर्क करती है, पूरा टीम क्या करती है, मिलकर वर्क करती है। जो जिस लायक होता है वैसा वर्क करता है तो भ्रष्टाचार अपने आप रुक जाता है। क्लियर है ना। नेक्स्ट आपका है विकास को बढ़ावा देना। जब एक टीम वर्क साथ काम कर रही है तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो डेवलपमेंट होगा बहुत अच्छा होगा। कौन सा डेवलपमेंट, मैनेजमेंट का डेवलपमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट है समन्वय को सुविधाजनक बनाना। जो एक दूसरे का सहयोग मिल रहा है वहाँ पे ये क्या होता है, ये और सुविधा दे दिया जाता है कि एक साथ काम करो तो और भी पता चलेगा कि किसके अंदर कौन सा गुण नहीं है, उसका भी वहाँ पे विकास हो जाएगा। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट है आपका प्रबंधकों के विकास एवं प्रशिक्षण में सहायता देना। प्रबंधकों के विकास, जितने भी मैनेजमेंट वो कर रहा है उसको भी वो ट्रेंड कर रहा है। समझ रहे हो ना। कहीं ना कहीं हमको भी ये ट्रेनिंग मिल रही है
मैं एक मैनेजर हूँ, अगर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो हमें भी ये मिल रहा है कि हमारी टीम ऐसे कर रही है, तो आगे भी हम ऐसा ही वर्क कराएंगे। तो उसको भी क्या मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो भी ट्रेनिंग ले रहा है। किससे? ऑर्गेनाइजेशन से। मनोबल, आत्मविश्वास बढ़ाने में अभी बताए हैं आपको कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, मॉरल और क्या होता है, डेवलप हो जाता है कि और अच्छा हम काम करेंगे। जैसे आप ही कहते हो कि आप पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत अच्छे से समझाती हैं, अच्छा आपको समझ, मुझे क्या लगता है कि और क्यों ना इससे भी बेहतर हम आपको पढ़ाएं और इससे भी अच्छा पढ़ाएं कि आपको और क्लियर हो जाए। और हमको नहीं लगता है कि आपको कुछ क्लियर नहीं होता होगा। समझ रहे हो ना? अब अगर हम आपको जब लाइव क्लास लेंगे तो वहां पे समझ में आएगा कि किसको कितना क्या समझ में आ रहा है। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट है, यही होता है आत्मविश्वास बढ़ना। अब मनोबल हमारा बढ़ जाता है कि हम इस क्षेत्र में और अच्छा काम करें। आई बात समझ में? तकनीकी विचारों का अनुकूलतम उपयोग। जितने भी टेक्निक आ गई हैं, जितने भी हमारे अंदर आइडिया आज रहा है कि ये होता तो ऐसा होता, इसका भी जितने हमारे उपकरण आ रहे हैं, इसका अधिक से अधिक उपयोग होता है। कहाँ पे? संगठन में। जितना जो काम करता है उतना संसाधन का प्रयोग करता है, उतना ही क्या होता है, उसका अनुकूलतम उपयोग होता है, जैसा उसका विचार होता है, जैसे उसकी टेक्निक होती है। क्लियर है ना? एनी डाउट यहाँ पे? आगे चलें। नेक्स्ट है आपका संगठन प्रक्रिया के विभिन्न चरण। देखिए, संगठन जब हम करते हैं तो किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है। आई बात समझ में? इसके भी चरण होंगे ना? कैसे करोगे इसको, संगठन को कैसे बनाओगे? देखो, इसके भी स्टेप होते हैं। इसमें भी पहली सीढ़ी पे चढ़ोगे, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, इसके 5 सीढ़ियां हैं। हमको सिर्फ 5 ही सीढ़ी पर चढ़ना है। समझ रहे हो ना? पहली सीढ़ी में क्या करेंगे, क्रियाओं का निर्धारण करेंगे। ठीक ना? ये संगठन प्रक्रिया जो है पहले क्या करेगी, क्रियाओं का निर्धारण कि हमें करना क्या है। क्रियाओं का निर्धारण मतलब होता है हमें क्या करना है, हमारा जो काम है उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका मोटिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। समझ रहे हो ना? तो पहले तो हम क्रिया का निर्धारण करेंगे कि हमको करना क्या है। क्लियर है? दूसरा में क्या करेंगे कि क्रियाओं का सामूहिकरण करेंंगे कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो किचन से संबंधित है कि कहीं फंक्शन से संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, तो जो जहाँ पे जिस क्षेत्र से संबंधित है उसी के विभाग को वहाँ पे रखना चाहिए। आई बात समझ में? जैसे अभी आपको किचन का एक उदाहरण दिए है ना कि अगर एक गृहिणी को, एक जो आप ऑर्गेनाइजेशन किए हो, एक स्त्री को आप दे दिए हो कि आपको ये किचन का कार्यभार संभालना है, या आप दे दिए हो डेकोरेटर को कि आपको ओनली डेकोरेशन का काम देखना है, तो डेकोरेशन का ही वो काम दो। अगर लाइट एक्स्ट्रा लगाना है तो ही बताओ, कहीं पेंटिंग लगाना है तो ही बताओ। अगर उसको अदर विभाग में भेजोगे तो क्या काम हो जाएगा, पूरा मैनेजमेंट अस्त व्यस्त हो जाएगा। आई बात समझ में? इसी को हम कहते हैं क्रियाओं का सामूहिकरण कि जिस डिपार्टमेंट का काम है वहीं पे बांटना चाहिए। क्लियर है? तीसरे में क्या करेंगे, परिवार के सदस्यों के मध्य कार्यों का विभाजन करेंगे, जो जिस योग्य है उसको कार्य हम बांट देंगे। चौथे में क्या करेंगे, उसको अधिकार दे देंगे कि पूरी तरह से आपको ये अधिकार है कि आपको ये काम करना है। अगर कोई इसमें हस्तक्षेप करता है तो आप उसको डांट सकते हो, आप उसको निकाल सकते हो। ये होता है अधिकार देना। ये थोड़ी ना है कि आप मॉनिटरिंग करते रहो और सामने वाला कुछ गलत भी करो तो बोलो नहीं कि बुरा मान जाएगा, तो वो व्यर्थ है, वो मॉनिटर आप हो ही नहीं, वो मैनेजर ही नहीं हो। अच्छा, समझ रहे हो ना? ये तो अधिकार ये देना चाहिए। और नहीं तो मान लीजिए अगर कोई कह दे कि आपको इसने अधिकार किसने दिया, इसको भगाने का, इसको निकालने का, तो वहां भी काम हमारा सक्सेस नहीं होगा। यानी अधिकार भी हमें देना है। किसको? किसको देना है? जो काम करवा रहा है। ठीक, उस वहां पे अब क्या हो जाएगा, 5वें स्टेज में अब वहां पे जब हमारा ये सारी क्रियाएं होंगी तो वहां पे
समन्वय स्थापित हो जाएगा, संतुलन बना रहेगा और सबके बीच एक मधुर संबंध स्थापित हो जाएगा और हमारा जो काम होगा एक अच्छे ढंग से संपन्न हो जाएगा। हमारी व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ क्या हो जाएगी, सिस्टमेटिक ढंग से संपन्न हो जाएगी। संगठन क्लियर हो गया? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट? आगे चलें। नेक्स्ट अब देखते हैं कंट्रोलिंग को। अब कंट्रोलिंग को देखते हैं। संगठन तो पूरी तरह से आपको बता दिए कि संगठन क्या था। अब हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। कहाँ पे कंट्रोल करना है हमको? जो हम कार्य कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें क्या ज़्यादा हो रहा है, क्या कम हो रहा है, उसमें एडजस्ट करना, वही क्या है, नियंत्रण है। नियंत्रण, निखिल और डार्सी क्या कह रहे हैं कि यह नियंत्रण, यानी यह मतलब नियंत्रण एक ऐसा यंत्र के समान है। यह जो नियंत्रण है एक ऐसे यंत्र के समान है जो कि योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने के लिए दिशा प्रदान करता है। बहुत ही अच्छा परिभाषा है, ठीक ना। यह जो कंट्रोल है एक ऐसा टूल है आपका, एक ऐसा यंत्र है जो क्या कर रहा है, जो योजना आप बनाए हो कि यह हमें लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए यही तो दिशा प्रदान करता है, ठीक ना। यही दिशा दिखाता है कि आप इस रास्ते पर चल के अब अपने कामों को करिए, अब कोई बाधा नहीं है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं इसमें क्या हमको देखना है। देखिए ये आपका यही कंट्रोलिंग है, क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है, एक पर्सन है, मशीन है, मटेरियल है, मेथड है, चेन है, ये पूरा सर्किल है आपका, ठीक ना। ये पूरा आपका सर्किल है जो क्वालिटी को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ आप क्या कर रहे हो, आप मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहे हो। ओके, अब देखते हैं कि हमें क्या देखना है। नियंत्रण की भी विशेषता को देखना है हमें कि नियंत्रण में कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखेगा। पहला ही कह रहा है कि नियंत्रण क्या है, एक प्रबंधकीय कार्य है। विशेषताएं वही हैं जो आपके अंदर निहित है, आप में ही मौजूद है, आपकी क्वालिटी है, वही क्या है, वही विशेषता है। तो नियंत्रण क्या है, एक प्रबंधकीय कार्य है, प्रबंध के स्तर पर किया जाता है, इसलिए इसको प्रबंधकीय कार्य कहते हैं। दूसरा क्या है, नियंत्रण सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये प्लान से ही शुरू हो रही है और मूल्यांकन तक जा रही है और फिर मूल्यांकन के बाद फिर प्रोग्राम में वो चली जा रही है। समझ रहे हो ना। तो ये क्या है, ये हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये रुक नहीं रही है कि आपका आयोजन के बाद रुक गई, अब नहीं होगी, आगे नहीं होगा। हर स्टेप में आपको यह दिखाई देगी। नियंत्रण क्या होता है, तथ्य पर आधारित होता है। ऐसे ही नहीं किसी को हटा दोगे, ऐसे ही नहीं किसी चीजों को हटा दोगे, उसके पीछे कोई रीजन होगा, उसके बीच कोई रीजन होगा कि इसी वजह से आप हटाए हो। इसी को क्या कहते हैं कि तथ्यों पर आधारित होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नियंत्रण एक संपूर्ण पद्धति है। ये पूरी पद्धतियों को लागू कर यहीं से क्रियान्वयन आपका शुरू हो रहा है, यानी आयोजन से लेकर ये पूरी संपूर्ण पद्धति पर लागू हो रहा है। हर जगह हर स्टेप में कंट्रोल है। जब आप कामों को करा रहा था एक मैनेजर, वहां भी कंट्रोल कर रहा था, तो संगठन में भी था। लिस्ट जब बनाए तो कुछ ज्यादा हुआ, कुछ कम हुआ, हटा दिए, वहां भी कंट्रोल था ना। और जब मूल्यांकन कर रहे हो तो ये भी आप देख रहे हो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वहां भी कंट्रोल है। तो ये संपूर्ण पद्धति पर लागू हो रहा है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नियंत्रण क्या है। कथन और कारक में पूछता है कि नियंत्रण हस्तक्षेप है। आप समझ लेते हो कि हस्तक्षेप ही तो है, ये कहीं ना कहीं उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन नहीं है। हस्तक्षेप का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, ठीक ना। और ये बाधा नहीं कर रहा है, ये आपको दिशा प्रदान कर रहा है। तो ये हस्तक्षेप ना होकर यह एक दिशा प्रदान करने वाला है। समझ रहे हो ना। तो कथन कारक में यहाँ से हमेशा आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, तो इसको हस्तक्षेप से भिन्न समझिएगा। हस्तक्षेप नहीं, आपको दिशा देता है, आपको क्रियान्वयन को गति दे रहा है, एनर्जी दे रहा है कि अब कामों को करो,
मेरा काम हो गया। समझ पा रहे हो? नियंत्रण सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों होता है, ये समझ लीजिए। अगर मान लीजिए हम कंट्रोल कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे जितने टीम वर्क काम कर रही है, हमको लगा, एक मैनेजर को लगा कि ये एक्स्ट्रा हैं, इनको हटा देना चाहिए, ये बिना मतलब के हैं, हटा दिए। समझ रहे हो? तो हो सकता है कि काम आपका अच्छा से हो गया, हो सकता है कि उसके ना रहने से काम में बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न हो गई, तो वहीं वो नकारात्मक हो गया जहाँ बाधा हो गई, और जहाँ वो अच्छा रिजल्ट दे दिया तो सकारात्मक हो गया। तो यह क्या होता है? नियंत्रण नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। ध्यान रखिएगा, यह प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होता, अभी बताए हैं, वही सेम चीज यहाँ पे है। नियंत्रण नियोजन पर आधारित है, जैसा हम प्लान करते हैं उसी तरह से हम नियंत्रण भी लगाते हैं। जैसे समझ रहे हो ना, जैसा शेड्यूल बनाए हो, जितना प्लान वर्क किए हो, तो कितना ज्यादा कितना कम किए हो, तो क्या है, उसी पर आधारित है ना। अलग से तो जाएगा नहीं हटाने, जो आप प्लान में लिखे हो उसी को कम और ज्यादा करेगा। आई बात समझ में? तो यह पूरी तरह किस पर आधारित है? आपके प्लान पर आधारित है। क्लियर है? नियंत्रण का क्षेत्र बहुत व्यापक है, व्यापक बहुत विस्तृत है इसका क्षेत्र, एक क्षेत्र में नहीं है, हर जगह कंट्रोल है, हर चीजों में कंट्रोल है। आप एक चीज बनाते हो वहां भी कंट्रोल है, आप एक बात करते हो वहां भी कंट्रोल है। समझ रहे हो? तो ये तो मैनेजमेंट है, अगर ये नहीं रहेगा तो सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। तो इसका क्षेत्र क्या है? यह बहुत व्यापक है। क्लियर हो गया? एनी डाउट? चलिए आगे देखते हैं। नियंत्रण के चरण, यहां से देखोगे तो हमेशा क्वेश्चन मिलता है आपको कि नियंत्रण के कितने चरण होते हैं। तो नियंत्रण के 3 चरण होते हैं, 1 2 3, ओनली 3 चरण होते हैं। इन चरण से क्वेश्चन क्या बनता है कि क्रियान्वयन कैसे किसी चीज को, किसी व्यक्ति को कैसे एनर्जी प्रदान करता है। ठीक ना? देख तो यहां से देता एनर्जाइजिंग क्या है, देता है ना कि एनर्जाइजिंग कहाँ होता है। समझ रहे हो ना? तो ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा यही जो हमारा नियंत्रण है क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करता है। जैसे मान लो हमारा मैनेजर है, कोई काम करने वाला व्यक्ति है, काम कर रहा है, बहुत ही आलसी है। समझ रहे हो ना? काम नहीं करना चाह रहा है, ठीक, काम नहीं करना चाह रहा है। तो यह क्या कहता है कि चलिए ये आप कर देंगे ना तो हम आपको ये देंगे, ये आप काम कर देंगे तो हम आपको ये देंगे। यही कंट्रोल करता है, यही कंट्रोलिंग है। वहां से उसको हटाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह से उसको लाने के लिए उसकी स्थिति को कंट्रोल किया जाता है। समझ रहे हो ना? तो ये एक तरह से क्या करता है, ये पूरी तरह से हमारे क्रियान्वयन को एनर्जी देता है कि अब सारा काम हो गया है, ये करो तो आगे आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। समझ रहे हो ना? तो यह एनर्जाइजिंग का काम करता है। चेकिंग करते हैं कि हमारा क्या है, हमारा जो काम है हम कंट्रोल कर लिए, सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, तुरंत एडजस्टमेंट कर देंगे, समायोजन कर देंगे। मान लीजिए कोई गृहिणी है और बहुत सारे कामों को कर रही है, अचानक मान लीजिए उसके घर में कोई गेस्ट, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत लोग आने वाले हैं या कहीं उसको जाना है, 2 घंटे बाद जाना है। समझ रहे हो? वो कोई काम कर रही है, अचानक उसको तुरंत कॉल आ गया कि नहीं आपको अभी निकलना है। ऐसे में क्या करती है, अपने सारे कामों को एक साथ समेटने का प्रयास करती है, एक विकल्प ढूंढती है कि इसके बदले में हम क्या करेंगे। समझ रहे हो? जैसे मान लो अभी हम मार्केट से कुछ मंगाने वाले हैं कि हमको ये बनाना है, वो मार्केट से आने में अभी टाइम लग रहा है, तब तक कोई आ गया खाने वाला। अब क्या करोगे, जो आपके घर में है फटाक से उसको क्या करोगे, बना दोगे। यही तो एडजस्टमेंट है। मैनेजमेंट हमेशा एडजस्टमेंट कौन कराता है, यही कंट्रोलिंग कराता है। ओके, क्लियर है? तो ये तीनों इसके स्टेप हैं, इसके तीनों स्टेप हैं, तीनों में कोई डाउट? यहाँ हम क्या करता है, कंट्रोल हमारे क्रियान्वयन को गति प्रदान कर, एनर्जी दे रहा है कि अब काम को करो। ठीक ना? यहाँ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हो तो चेकिंग कर रहा है कि आप कर रहे हो सही से कि नहीं कर रहे हो,
और इसमें क्या करता है, अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो तुरंत उस चीज को समायोजित कर देता है। एक आदमी अगर संगठन से निकल गया है तो दूसरे आदमी को वहां पे ले जाके इंक्लूड कर देता है। समझ रहे हो ना? तो यही एडजस्टमेंट होता है। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट जो है मूल्यांकन। समझ में आ गया? दोनों हमारा जो प्रोसेस था, संगठन और आपका कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, दोनों हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आपका जो चौथा है एंड लास्ट प्रोसेस है, मूल्यांकन है। मूल्यांकन में क्या किया जाता है? आपको बताए थे कि मूल्यांकन में हमेशा हम परिणामों की, जो भी अभी आप अच्छा काम कर लिए हो ना, एक पार्टी अरेंज कर लिए हो, एक काम सफल कर लिए हो, उसी को जांच किया जाता है, उसी के रिजल्ट को देखा जाता है कि जो हम किए थे वह कितना सक्सेस हुआ, और नहीं सक्सेस हुआ तो क्यों नहीं हुआ, आगे हम क्या करेंगे तो वो सक्सेस हो जाएगा। ये सबका कौन देखभाल करता है, किसमें किया जाता है? मूल्यांकन में किया जाता है। आई बात समझ में? आइए अब देखते हैं मूल्यांकन में। मूल्यांकन को देखिए, ग्रास एवं क्रैंडल ने क्या कहा है कि मूल्यांकन वह तकनीक है। क्या है? मूल्यांकन वह टेक्निक है जो व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधनों के परिणाम से अधिकतम संतोष प्राप्त करने में सहायक होती है। अब यहाँ पे संतोष की बात आ गई कि जो भी हम संसाधन प्रयोग किए थे उससे हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला, कितने हम सेटिस्फाई हुए उससे, ठीक ना? इसी को देखने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। समझ रहे हो? कभी किसी भी प्रोग्राम का जो लास्ट में हम निरीक्षण करते हैं कि ओवरऑल हमारा प्रोग्राम कैसा रहा, ठीक ना? वही क्या है? वही मूल्यांकन है। क्लियर है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? ये चीज तो क्लियर हो गया ना कि ग्रास और क्रैंडल कहना क्या चाह रहे हैं। अब देखते हैं कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो लेविन ने मूल्यांकन के 4 उद्देश्य बताए हैं। कौन कौन सा? यह देखना कि क्या प्राप्त हो चुका है, जो आप फंक्शन किए हो, जो प्रोग्राम बनाए हो, उसमें क्या प्राप्त हुआ आपको। समझ रहे हो? आप जो चाहते थे वो आपको मिला कि नहीं, समझ पा रहे हो? दूसरा कह रहा है कि अगली योजना के लिए आधार के रूप में प्रयोग में लाना। अगर आपका प्रोग्राम सक्सेस हो गया है, बहुत बेहतरीन ढंग से हो गया है, तो अगले को क्या करेंगे, अब इसी को आधार हम मान लेंगे कि इसी के आधार पर इसी तरह अगला भी प्रोग्राम हम करेंगे। तो अगले प्रोग्राम का यह क्या हो गया, यह आधार हो गया। क्या हो गया? यह बेस हो गया। आई बात समझ में? तो 2 उद्देश्य क्लियर हुआ। तीसरा क्या कह रहा है कि संपूर्ण योजना को संशोधित करने के लिए आधार प्रस्तुत करना, यानी जितने भी आप प्लान किए हो उसमें जो भी आपकी कमियां हैं उसको संशोधन करने के लिए। भाई कोई ज़रूरी नहीं कि आप जितना काम किए हो हर क्षेत्र में सफल हो गया हो, कोई ना कोई ऐसा होगा जो असंतुष्ट आपसे हुआ होगा, जो आपके मैनेजमेंट से असंतुष्टि आपको भी कहीं ना कहीं किसी पक्ष से मिली होगी असंतुष्टि। अब उसमें हमको संशोधन करना है कि क्या ऐसा करें कि जो हम आगे का वर्क करेंगे उसमें ऐसी गलती ना हो। तो उसके लिए बता रहा है कि संशोधन करने के लिए आधार प्रस्तुत करना। क्लियर है? और नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, जो भी हमें मिला है कि हमें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, कुछ नवीन चीजें मिली हैं कि नहीं एक ये होते तो और बेहतर होता। तो यह क्या करता है मूल्यांकन, हमें एक नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आई बात समझ में? यही आपका देखो मूल्यांकन है। पहले हम क्या करते हैं, किसी चीज का असेसमेंट करते हैं मूल्यांकन के अंतर्गत, तब उसको प्लान करते हैं कि मुझे ये वैसे जाना है, ये करना है। फिर हम क्या करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, काम करने लगते हैं, और फिर क्या करते हैं, तब मूल्यांकन करते हैं। भाई किसी चीज को असेसमेंट करोगे ना कि हमको जाना कहाँ है, क्या करना है, फिर उसके बारे में आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे कि कब जाना। अब ये नहीं कि हम आज ही प्रोग्राम आपको बताए और कल चले गए मूल्यांकन करने। मान लीजिए एक एनीमिया के पेशेंट को आज हम पूरा ब्लड से कि ये खाओ तो ब्लड बनेगा, वो खाओ तो ब्लड बनेगा, और आज बता दिए, कल चले जाएंगे,
मूल्यांकन करने, तो ऐसा नहीं होता, हमेशा 6 मंथ के बाद जाया जाता है। जैसा प्रोग्राम होता है कभी 3 मंथ होता है, लेकिन 3 महीने के पहले इसका रिजल्ट नहीं मिलता है। फंक्शन का मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई काम कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो, तो उसके लिए टाइम लगता है, समझ रहे हो ना, तुरंत इसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर हो गया ना? आगे चले, चलिए, बात समझ में आ रही है ना मेरी? अब देखते हैं मूल्यांकन के प्रकार। यहां से आप क्वेश्चन हमेशा करते हो, यहीं से बनता भी है, मूल्यांकन के प्रकार से। आत्म मूल्यांकन वगैरह से नहीं बनता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आत्म मूल्यांकन खुद का मूल्यांकन है। तो सब लोग क्वेश्चन वहीं से बनता है जहां थोड़ा कुछ कठिन हो, जहां थोड़ी कोई डिफिकल्ट चीज हो, समझ रहे हो ना, तो वहीं से बनता है। तो मूल्यांकन को समझो कि यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक सापेक्ष मूल्यांकन होता है और एक निरपेक्ष मूल्यांकन होता है। दोनों मूल्यांकन में सापेक्ष मूल्यांकन को बस इतना समझिए कि इस मूल्यांकन में तुलनात्मक विवेचना की जाती है, कंपेयर किया जाता है किसी से कि यह उससे अच्छा है, राम श्याम से बेहतर है, ठीक ना, ये प्रोग्राम उससे बेहतर हुआ। जहां 2 चीज का कंपेयर कर लिए, ये लड़का उसकी अपेक्षा पढ़ने में अच्छा है, उसको हम क्या कहते हैं? सापेक्ष मूल्यांकन कहते हैं, ठीक ना? क्लियर हो गया ना? अब किसके आधार पर करते हैं? पूरी योजना से प्राप्त लक्ष्य के आधार पर करते हैं, वर्तमान योजना के आधार पर करते हैं। परिवार का कोई लक्ष्य प्राप्त कर लिया कि वो डॉक्टर बन गया, वो उसकी अपेक्षा अच्छा था तभी डॉक्टर बन गया, वो पढ़ने में अच्छी नहीं थी इसलिए वो टीचर बन गई, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे क्या होता है? एक तुलना कर दिया जाता है किसी भी आधार को लेकर। क्लियर है बात? ये किसमें किया जाता है तुलना? इसमें सापेक्ष मूल्यांकन में ही पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, तुलनात्मक अध्ययन होता है, तुलनात्मक अध्ययन, ठीक ना? यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन होता है। क्लियर है? फिर हम देखते हैं कि निरपेक्ष मूल्यांकन क्या है। निरपेक्ष में कोई तुलना नहीं होती, ओवरऑल कि अरे बहुत ठीक है, बहुत अच्छा गया, किसी का कहीं से कंपेयर हम नहीं करेंगे। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, वो उसकी अपेक्षा अच्छी नहीं है। अगर अपेक्षा कर लिए, अगर किसी से तुलना कर दिए, तो वो कौन सा हो जाएगा? सापेक्ष। निरपेक्ष में क्या होता है? इस मूल्यांकन में किसी भी प्रकार का तुलना नहीं किया जाता है। जहां तक योजना सफल होती है, देख लिया जाता है कि कहां तक सफल हो पाई है, ओवरऑल कर लेते हैं इसको। क्लियर है? जितना अभी पढ़ाएं आपको सब क्लियर हुआ? तो आज हमारा पूरी तरह से प्रोसेस कंप्लीट हो गया, समझ रहे हो ना? यह दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसके बाद जो भी हमारा चैप्टर है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे वर्क सिंप्लीफिकेशन हो गया, कलर हो गया, आपका मानवीय साधन हो गया, स्तर का निर्धारण हो गया, जीवन चक्र की अवस्थाएं हो गई, सब इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? लेकिन ये जब दोनों चैप्टर को क्लियर कर लोगे तो आगे की बातें आराम से समझते जाओगे आप, समझ रहे हो ना? तो चलिए हम कल मिलते हैं, आपको इससे जितने भी संबंधित प्रश्न बनेंगे लेकर आते हैं, और इसको अच्छे से पढ़िएगा। जो भी आपको डाउट होगा कमेंट के थ्रू हमें बताइएगा। फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।